बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गड़बड़ है और बहुत ज़्यादा है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसराइली अखबार क्या लिख रहे हैं, जियो न्यूज़ क्या कहने लग गया है, और मज़ीद क्या खबरें आ रही हैं कि जी ऐसी की तैसी बदमाशी नहीं चलेगी। ये सब क्या हो रहा है? क्यों इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में अजीबो गरीब खबरें जन्म ले रही हैं? कोई गवर्नर राज की भी बात हो रही है, नून लीग के क्या मसाइल बनते चले जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लिए क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, बड़े क्या फैसला करने जा रहे हैं, इन सब पर बात करते हैं। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान का आइंदा 2 रोज़ के दौरान मखसूस औकात में अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद रखने का फैसला, और भारत की मशकों की वजह से किया जा रहा है। इतने अजीबोगरीब हालात हैं। अलर्ट पाकिस्तान को रहना है। पाकिस्तान ने आइंदा 2 रोज़ के दौरान मखसूस औकात में अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद रखने का फैसला किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस सिलसिले में तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिया, जिसमें आइंदा 2 रोज़ के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद रखने का फैसला किया गया है। यह फैसला मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। नोटम के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 ता 9 बजे तक बंद रहेंगी। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत की गई है। 2 रोज़ के दौरान 3-3 घंटे फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद रहेंगे। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात हैं इस वक्त बॉर्डर पर। फिर हाल ही में खबर आई कि कश्मीर के सेक्टर में भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है, उसका फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा है। तो भारत इश्तियाल अंगेज़ी से बाज नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ तुर्की में मुज़ाकरात में कोई ख़ास पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करे कि कोई बेहतरी हो जाए, लेकिन अभी तक आसार नहीं है। अफ़गान तालिबान अपनी हठधर्मी पर तैयार हैं। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फैसला कुन कार्रवाई वो बिल्कुल करने की तरफ नहीं आ रहे, और फिर उसके बाद ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। फिर वहाँ पर दहशतगर्दों को भी सबक सिखाना होगा, और उसमें फिर अफ़गान हुकूमत भी लपेट में आएगी। ये फैसला हो चुका है कि अब पीछे नहीं हटना। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बड़े लेवल पर सर्जरी की तैयारी। देखिए, जिन्होंने सर्जरियां करनी थी साइबर क्राइम के खिलाफ, अब उनकी अपनी सर्जरी होने लगी है। इतना रिश्वत का बाजार यहां पर गर्म हो गया। जो इदारा बनाया जाता है उल्टा बर्बादी फैलाने लग जाता है, उल्टा तबाही फैलाने लग जाता है। सारे इदारों को तो अब एक काम पर लगाया हुआ है। इमरान खान के खिलाफ केस में इस्लामाबाद पुलिस ने अनोखा कारनामा कर दिया है। कारनामा यह है कि एक केस में जिसमें इमरान खान बरी हो चुके हैं, उसमें अब यह किया है कि पुलिस ने बरी होने के बाद भी, इमरान खान को बरी किया जा चुका है उस केस में, उसमें अब यह किया है कि चलान की तरफ जा रही है और उसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रायल के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तहम पीटीआई वकला ने बानी की इस केस में बरीयत की निशानदेही की है कि ट्रायल कैसे हो सकता है, इसमें तो खान साहब बरी हो चुके हैं। मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी बदमाशी किसी और को दिखाओ। सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात अब नहीं होगी, ये फैसला कर लिया गया है। आखिरी इतलात ये हैं कि ऐसी की तैसी ये बदमाशी किसी और को दिखाओ। जो सुहेल अफरीदी तकरीरें कर रहे हैं और काबीना नहीं बनने दे रहे, उस पर यहां तक कहा जा रहा है कि अगर ये काबीना नहीं बनाएंगे तो मजीद चंद दिन को दिए जाएंगे, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि आइन में ये लिखा है कि अगर किसी वजह से किसी सूबे के हालात ऐसे हो जाएं कि आइन के मुताबिक ना चल रहा हो, तो फिर वहां पर गवर्नर राज लगाया जा सकता है। तो कहा यह जाएगा कि आइन में ये लिखा है कि काबीना होगी। जो सूबाई हुकूमत है उसमें यह नहीं कि सिर्फ वज़ीर आला बल्कि काबीना भी शामिल होती है, और काबीना इन्होंने नहीं बनाई, तो लिहाजा वहां पर फिर गवर्नर राज की सूरत हाल बनाई जाएगी, और इससे आगे भी हालात ज़्यादा खराबी की तरफ जा सकते हैं। फजलुर रहमान साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी फिर मिले हैं, और बिलावल साहब जब भी फजलुर रहमान साहब से मिलते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बड़ा होना होता है। 26वीं आईनी तरमीम पर हमने ये देखा था, अब चैम हो गई हैं 27वीं आईनी तरमीम की। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इनको अपोजिशन लीडर का ओहदा देने की बात हो रही है। सेनेट में भी आप अपोजिशन ले लें, क्योंकि हमने तहरीक इंसाफ को बतौर जमात ही नहीं मानने दिया। इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, इदारे हमारे साथ हैं, आ जाएं, आप आ जाएं, फिर हम मिलकर आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करना हो, फिर निगरान हुकूमत का सेटअप करना हो, जिस पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसको मजीद वक्त दे दिया जाए। 90 की बजाय 120 दिन तक ले जाएं, 60 की बजाय 90 दिन तक ले जाएं। कर उससे फर्क क्या पड़ता है, पहले भी तो ज्यादा अरसा उन्होंने गुजार लिया था, आइन और कानून की जरूरत ही नहीं थी। तो फजलुर रहमान साहब की तरफ से जवाब भी आया है उनकी तरफ से। अब जो उनका जवाब है मैं आपसे शेयर कर देता हूं, उस पर अमल होता है नहीं। वो कह रहे हैं कि जी हमें ना ऑफर की गई अपोजिशन लीडर की, ना हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो फिर ज्यादा बात नजर आती है 27वीं तरमीम, और उसमें कुछ ओहदेदारों के इख्तियारात ज़्यादा बढ़ेंगे, कुछ के कम होंगे, कोई एनएफसी की बात, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन उसमें मेन चीज़ जिस पर कोई दो राय नहीं है तज्जियाकारों की, वो ये है कि
जितने जजेस हैं उनको मजीद कंट्रोल करना है। आज़ाद मंच जज, आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने वाले जज, उनको उठाकर कहीं भी फेंका जा सकता है। ये सबसे अहम नुकता होगा। बाकी किसी का इख्तियार बढ़ाया जाता है, किसी का कम किया जाता है, ये एक अलग चीज़ है। और 27वीं तरमीम की बात पर तो फजलुर रहमान साहब फिर तैयार हो जाएंगे जैसे 26वीं तरमीम पर थे। अपोजिशन का मसला ये था कि अगर ये ओहदा लेते हैं तो इनके पुराने दोस्त महमूद खान अचकजई उनको क्या नाराज़ करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ उनको नामजद कर चुकी है बतौर अपोजिशन लीडर। और पीपल्स पार्टी ने पहले तो कहा कि हाँ हमें मंजूर है महमूद खान अचकजई, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा वहाँ पर सीटें हैं असम्बली में। लेकिन अब सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, तो आप इधर से उधर चले जाएं, जो मर्जी करते रहें। शहबाज शरीफ साहब एक और दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। आइन का आर्टिकल 234 वो कहता है कि सदर पाकिस्तान को इख्तियार है कि अगर कोई सूबा आइन के मुताबिक नहीं चल रहा तो वहाँ पर फिर एमरजेंसी लगाई जा सकती है, और इसका हवाला दिया जा रहा है। मरीम नवाज साहिबा ने यह किया है कि तमाम मसाजिद के जितने खतीब हैं, इमाम हैं, उनके लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया है। इमाम के लिए 65,000 मसाजिद के लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया है। अब जाहिर है कि जिस तरह से हमने देखा तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उस पर अहले सुन्नत और दीगर जितने मजहबी जमातें हैं उनमें खौफ फैल गया कि तो मसाजिद मदारस इनकी तरफ हुकूमत आ रही है। क्योंकि अभी इसराइल के मामले पर खबरें ये चल रही हैं, इसराइली अखबार कह रहे हैं और ये जियो रिपोर्ट कर रहा है कि जो फोर्स वहाँ पर तैनात होगी फ़लस्तीन में, जो मुआहदा हुआ है अमेरिका का और इसराइल का, उसमें यह है कि उस फोर्स में पाकिस्तानी फोर्स भी शामिल होगी। इंडोनेशिया और दीगर ममालिक भी बताए जा रहे हैं। और ट्रंप कहते हैं कि जी ऊपर हम होंगे, देखा जाएगा। तो अब ये जियो भी रिपोर्ट कर रहा है, इसराइली अखबार ये बता रहे हैं। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो ये ना हो कि इस पर कोई मजहबी बैकलैश आए। तो उससे पहले ही वज़ाइफ मुकर्रर कर दिए गए हैं 65,000 मसाजिद के इमामों के। तो अब देखते हैं कि उनको कब से मिलना शुरू होते हैं, क्या किया जाता है। हो सकता है 1-1.5 माह में खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लग जाए, ये जी शेर अफजल मरवत कह रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के कहलाते थे, अब बातें ही इस तरह की कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कहानी और तरफ जा रही है। जमीयत के रुकन असम्बली अदनान वजीर ने वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात ना कराना ईवान की तौहीन करार दे दिया। स्पीकर से रूलिंग का मुतालबा। JUI हो, ANP हो, ये खैबर पख्तूनख्वा की हद तक कुछ और बातें करते हैं और विफाक में फजलुर रहमान साहब किसी और तरफ जाते हैं। ये बड़ा मानी खेज है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मोहसिन बेग साहब इमरान खान साहब के शदीद तरीन मुखालिफ, और ये इमरान खान के दौर में केसेस भी बर्दाश्त कर चुके और अहम हल्कों के करीब भी समझे जाते थे। ये लिखते हैं मुल्क में इस वक्त एक अजीब बेचैनी है। हालांकि इस वक्त सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जितने मिसाली हैं पहले कभी ना थे। दुनिया आपकी मोतरफ है, अमरीकी सदर रोज आपकी तारीफ करता है, तो फिर क्यों बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है? मुआशी इशारे मुस्बत हैं, स्टॉक मार्केट रोज नए रिकॉर्ड बनाती है, तो फिर आम आदमी की किस्मत और हालत क्यों नहीं बदल रही? क्यों मुल्क में खाना जंगी के साए लहरा रहे हैं? दुश्मन पहले मशरकी सरहदों पर मुतहरिक था, अब मगरबी सरहदें भी गर्म हैं और अफगान तालिबान से मुज़ाकरात भी नाकाम होते नजर आ रहे हैं। जो डयाला में कैद है, इसने कसम खाई है कि इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना। इसकी जमात मज़ामती सियासत से बहुत आगे जा चुकी है, मुल्क दुश्मनी करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ सरमायाकारी के वादे नारे तो बहुत हैं, मगर अमली तौर पर कितनी सरमायाकारी आई, कोई अदाद शुमार चेक कर ले तो खुद समझ आ जाएगा। यह है वो सच और हकीकत जिससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। बात फिर वही है कि अगर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मिसाली हैं तो फिर ये सब क्यों है? तो क्या अब किसी और चीज़ की तैयारी है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, हर चीज़ कंट्रोल में है, खान जेल में है? अच्छा, वो कह रहे हैं जी मजामत कर रहा है, अगर उसने जेल में रहकर भी ये किया हुआ है तो फिर उसी से मामला तय कर लें। अगर सब कुछ तोड़कर उसकी जमात हर चीज़ ख़त्म करके फिर भी अगर सारा कसूर उसका है तो बाकी क्या है? तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो क्या अब इससे बढ़कर कुछ आगे जाएगा? इस सेटअप को लपेटना है, कुछ और किया जाना है? क्योंकि चीज़ें तो ये सब करने के बाद भी फिर कंट्रोल नहीं हो रही। नून लीग की हालत इतनी पतली है कि आज़ाद कश्मीर भी अब गया और बड़ी खुशी से ये दे रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि आखिरकार वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक मुस्ताफ़ी हो गए हैं, इस्तीफ़ा सदर आज़ाद कश्मीर को भिजवा दिया है। और हल क्या था, पीपल्स पार्टी ने नंबर पूरे कर लिए हैं और वो खुशी सारा कुछ हो रहा है। गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फोर्स में पाकिस्तानी फौजी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली अखबार, ये सुनिए जियो।
معاہدے کے بعد غزہ میں امن فوج کی تعیناتی کا۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ بتا ہے اسرائیلی اراکین اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی امن فورس میں پاکستان کے فوجی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی خارجہ امور اور دفاعی یہ کمیٹی اسرائیل کے وہاں کے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جی یہاں پاکستانی فورس بھی شامل ہو سکتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس والے خبریں ہوں گی مزید آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔